नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेट 2 को। सेट 1 ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। सेट 1 में हमने इसरो के जो मिशंस थे उनको डिटेल में कवर किया था, ठीक है। और स्ट्रैटेजी हमने अपनाई थी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बच्चों ने काफ़ी सराहना की उसकी। हम उसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे नासा के सभी मिशंस के बारे में। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर नासा के साथ साथ जो भी और मिशंस न्यूज़ में रहे हैं अलॉन्ग विद अदर देन इसरो, हम कह सकते हैं दुनिया में जो भी मिशंस न्यूज़ में रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ऑलराइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके। अनिरुद्ध सर के नाम से है ये, ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि जो पहले की वीडियोस अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पुरानी सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पर से आप सभी की सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं जो इसके पहले अपलोड की गई हैं, दूसरे टॉपिक्स की, दूसरे सब्जेक्ट्स की और पुराने सेट्स जो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हैं। राइट, स्टडी IQ ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है और ऐप पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन की गई है पिछले 10 साल की, और 2 नए कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, 1 जून को ये स्टार्ट हो जाएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं। नासा's InSight मिशन डिटेक्टेड क्वेक्स एंड मैग्नेटिक पल्सेस ऑन विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नासा का जो InSight मिशन है, इसने क्वेक्स और मैग्नेटिक पल्सेस किस प्लैनेट पे डिटेक्ट की? सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, मार्स। सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्स। जो नासा का बेसिकली InSight मिशन है, इसका फुल फॉर्म है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीज्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। ये बेसिकली पहला वो मिशन है डेडिकेटेड टू लुकिंग डीप बीनीथ दी मार्शियन सरफेस। तो अभी तक क्या है कि जितने भी मिशन, मान लीजिए भारत का भी जो मिशन है मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है, या फिर और भी स्पेस एजेंसीज के द्वारा भेजे जाने वाले मिशन हैं, वो कोई भी ऐसा मिशन नहीं है जो मार्शियन सरफेस के अंदर झांक रहा हो। कहने का मतलब जो मार्शियन सरफेस की जियोमॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहा हो, ये वहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी या फिर जियोलॉजी को स्टडी कर रहा है, ये नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी सबसे रीसेंट फाइंडिंग जो हुई थी, जिसकी वजह से सवाल पूछा जा रहा है, मार्स में अर्थ की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स अवेलेबल हैं, राइट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार आपने सभी लैंडफॉर्म्स को समझा हुआ है, किस तरीके से ओशंस फॉर्म हुए, किस तरीके से माउंटेन्स फॉर्म हुए। लेकिन वहाँ पर वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन्स हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस है सेरिबेरस फॉसे। इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि सेरिबेरस फॉसे जो है ये क्या है, किस प्लैनेट पे पाया गया है। ठीक है, अगला सवाल, विच कंट्री लॉन्च्ड एन ऑल स्काई सर्वे सैटेलाइट स्पेक्टर RG। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, ऑल स्काई सर्वे सैटेलाइट स्पेक्टर RG। इसको लॉन्च करने वाला देश है रशिया। यहाँ पर रशिया ने असल में इसको लॉन्च किया है जर्मनी के साथ। ऑलराइट, तो रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस एंड जर्मन स्पेस एजेंसी DLR ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट निकाला, जिसके तहत उन्होंने स्पेक्टर RG को जो है लॉन्च किया था। ये जो प्लेस किया जाएगा, इट विल बी प्लेस्ड एट अ लग्रांज पॉइंट स्पेसिफिकली कॉल्ड L2। लग्रांज पॉइंट क्या होता है? लग्रांज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 2 बड़े ऑब्जेक्ट्स का सेम होता है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए यहाँ पर आपका सन है, यहाँ पर आपका अर्थ है, तो लग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का सिमिलर होगा। भारत का जो मिशन है आदित्य मिशन, वो भी L1 में बेसिकली लोकेटेड है। ये स्पेक्टर RG जो है ये L2 में लोकेटेड है, वो भी लग्रांज पॉइंट है, ये भी लग्रांज पॉइंट है। ठीक है, ये लग्रांज पॉइंट इसलिए चूज किया जाता है सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का संतुलन में रहे। ठीक है, सन का और अर्थ का। दिस लोकेशन विल अलाउ स्पेक्टर RG टू परफॉर्म इट्स ऑब्जर्वेशंस व्हाइल यूजिंग अ मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्यूल। ऑलराइट, सो यहां पर ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है रशिया और जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट, नासा हैज प्लान्ड अ ड्रैगन फ्लाई मिशन टू द लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लैनेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये ड्रैगन फ्लाई मिशन। यहाँ पर मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, नासा का एक बड़ा मिशन है जिसका नाम है न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम।
ठीक है। न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम बहुत ही बड़ा मिशन है जिसके तहत बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। फॉर एग्जांपल न्यू होराइजन मिशन जो है प्लूटो को स्टडी करने के लिए और कूपर बेल्ट को स्टडी करने के लिए, जूनो मिशन आपने सुना होगा जुपिटर को स्टडी करने के लिए, और ऑसिरिस रेक्स मिशन जो है ये एस्ट्रॉयड बेनू को स्टडी करने के लिए। सिमिलरली एक नया मिशन उसी लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, ड्रैगन फ्लाई मिशन। ये बेसिकली स्टडी करेगा टाइटन को, और टाइटन किसका मून है? टाइटन इज द मून ऑफ सैटर्न, राइट। तो टाइटन को स्टडी करेगा, इट इज़ द मून ऑफ सैटर्न एंड सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। हैरानी वाली बात है कि जो टाइटन है ये इतना बड़ा मून है कि ये मरकरी के साइज से भी बड़ा है। तो मरकरी जो कि एक प्लैनेट है उससे भी बड़ा है सैटर्न का ये टाइटन के नाम से मून, ठीक है। टाइटन खास क्यों है? बिकॉज इट्स एटमॉस्फेयर इज मोस्टली मेड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो अर्थ के काफ़ी सिमिलर है इसका एटमॉस्फेयर, तो मोस्टली नाइट्रोजन से बना हुआ है। सरफेस इज कंपोज ऑफ वाटर आइस फ्रोजन एज हार्ड एज रॉक। Next, which is the first Sri Lankan satellite designed and developed indigenously that was successfully launched from the International Space Station? तो ये पहली श्रीलंका की सैटेलाइट है जिसको वहाँ पर बेसिकली इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, ठीक है। उन्होंने अपने ही घर पे इसका निर्माण किया है, इसको डेवलप किया है। ये लॉन्च किया गया था हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। इसका नाम क्या है? मेघनाथ 1, रावणा 1, दीपावमसा 1, राजेंद्रा 1। सही जवाब है रावणा 1। श्रीलंका फर्स्ट सैटेलाइट रावणा 1 इसको लॉन्च किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था श्रीलंका के 2 इंजीनियर्स ने, ठीक है, थरिंडू दयारत्ने एंड दुलानी चमिका। और इनको बेसिकली लॉन्च में हेल्प की थी इनकी जापान के क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। और अल्टीमेटली जो लॉन्च करवाया था वो करवाया गया था जापानीज स्पेस एजेंसी। तो जैसे इंडिया की इसरो है उसी प्रकार जापान की जाक्सा है, तो ये इसरो के ही बराबर है जापान के लिए, और इन्होंने हेल्प की थी इसको लॉन्च करवाने में श्रीलंका की सैटेलाइट को, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री बिल्ट द होप स्पेसक्राफ्ट फॉर द मार्स मिशन एंड शेड्यूल टू लॉन्च इन जुलाई 2020? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये होप नाम से जो स्पेसक्राफ्ट है मार्स मिशन के लिए किस कंट्री ने लॉन्च किया है? सही जवाब है UAE, ठीक है। इट इज़ अ मार्स मिशन बिल्ट बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शेड्यूल टू लॉन्च इन जुलाई 2020, ठीक है। इट विल ऑर्बिट मार्स एंड स्टडी डायनामिक्स ऑफ मार्शियन एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंटरेक्शन विद द आउटर स्पेस एंड द सोलर विंड। यहाँ पे अगेन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आपको केवल 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में बोला था इनसाइट्स मिशन जो है वो वहाँ के सरफेस को स्टडी कर रहा था, सरफेस और उसके नीचे क्या है, राइट। ये वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा और ये UAE के द्वारा लॉन्च किया जाएगा होप स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? देखिए यहाँ पर जो पुरानी नॉलेज आप रखते थे वो नॉलेज अब बदल चुकी है, बिकॉज एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें 20 नए मून्स डिस्कवर कर लिए गए हैं। सैटर्न ने जुपिटर को ओवरटेक कर लिया है, ठीक है। तो पुरानी नॉलेज के हिसाब से जुपिटर के पास 79 मून्स थे, और जुपिटर ऐसा प्लैनेट था जिसके पास सबसे अधिक नंबर में मून्स थे पूरे सोलर सिस्टम में। लेकिन अभी सैटर्न में हाल ही में 20 नए मून्स डिस्कवर किए गए हैं, जिसकी वजह से सैटर्न का नया नंबर जो है वो 82 हो चुका है नंबर ऑफ मून्स का, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ओवर हेयर। सैटर्न के पास 82 मून्स हैं और जुपिटर के पास अब 79 मून्स हैं। क्लियर? यहाँ पर द मून्स वर डिस्कवर्ड यूजिंग दी सुबारू टेलीस्कोप ऑन मौना किया, हवाई। मौना किया आपको मालूम होगा एक वॉल्केनो है हवाई में, ठीक है, और हवाई में कई सारे टेलीस्कोप्स जो है वो प्लेस किए गए हैं। यहाँ पर मौना किया बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि मौना किया कहाँ पर लोकेटेड है। खैर, यहाँ पर जो 20 नए मून्स डिस्कवर किए गए हैं इसमें 2 खास चीज़ें हैं। एक तो जो 17 मून्स हैं और एक जो बचे हुए 3 मून्स हैं, ठीक है। जो 17 मून्स हैं उनके ऑर्बिट करने का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दी ऑर्बिटिंग डायरेक्शन ऑफ सैटर्न, ठीक है। इसको कहा जाता है रेट्रोग्रेड। तो मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर सैटर्न की डायरेक्शन है इस तरीके से घूमने की, तो 17 मून की डायरेक्शन है इस तरीके से घूमने की, इसे कहा जाता 17 मून की डायरेक्शन है इस तरीके से घूमने की, ठीक है। तो इसे कहा जाता है रेट्रोग्रेड डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उसे कहा जाता है प्रोग्रेड डायरेक्शन। ये 3 मून्स हैं, ये 17 मून्स हैं, ऑलराइट।
नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च अ 4-armed रोबोट चेजर टू क्लीन अप अर्थ्स ऑर्बिट इन 2025? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चेजर के नाम से एक बेसिकली रोबोट इंस्टॉल किया जाएगा। ये रोबोट जो है इसका मेन काम क्या है, ये देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए। बेसिकली हो क्या रहा है, स्पेस में बहुत सारा डेब्री इकट्ठा हो रहा है। ऑलराइट, डेब्री यानी कि बहुत सारा मलबा आप कह सकते हैं इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से जो नई सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करना मुश्किल हो रहा है। होता क्या है, अक्सर जो बेसिकली बड़े बड़े देश हैं वो सैटेलाइट्स को लॉन्च कर तो देते हैं, ठीक है, लेकिन जब उन सैटेलाइट्स की लाइफ ख़त्म हो जाती है उनको डिसेबल करते, वो वापस धरती पर नहीं लाते। इसकी वजह से स्पेस में काफ़ी सारा जंक इकट्ठा हो जाता है, और जैसे जैसे जंक इकट्ठा होता जाता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ती जाती है, तो टकराव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो धरती पे सिग्नल्स हैं उनमें दिक्कत आ सकती है। DTH सिग्नल्स हों या कई सारे और सुविधाएं जो हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, वो शायद अच्छे से काम ना कर पाएँ। इसके चलते इस चेजर मिशन जो है लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, इसकी जैसे आर्म्स हैं, ये आर्म्स आप देख सकते हैं, ये आर्म्स बेसिकली स्पेस डेब्री को इस तरीके से कलेक्ट कर लेंगी। रोबोटिक आर्म्स हैं और आर्म्स फ्लेक्सिबल हैं कि अकॉर्डिंग टू द साइज़ वो उस सामान को इकट्ठा कर लेंगी और उसको नीचे धरती पर ले आएंगी। तो यूजिंग रोबोटिक आर्म्स इट ग्रास्प्स टारगेट स्पेस जंक, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ESA। चेजर इसका नाम है, जैसे कि ये चेज कर रहा है जो वहाँ पे जंक है उसको। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च अ 4-armed रोबोट चेजर टू क्लीन अप अर्थ्स ऑर्बिट इन 2025। ये स्विट्जरलैंड का एक स्टार्टअप है क्लियर स्पेस जो इसको लॉन्च करेगा, ठीक है। इसका मेन टारगेट जो है वो वेस्पा है। द टारगेट इज़ अ पीस ऑफ जंक कॉल्ड वेस्पा अराउंड 800 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। तो वैसे तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को ऊपर जाके कलेक्ट करेगा, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है वो है वेस्पा। क्लियर? नेक्स्ट, under the project named Starlink network that seeks to build a 42,000 strong constellation aiming to supply non-stop low-cost internet everywhere on Earth into which orbit? एक प्रोजेक्ट है Starlink के नाम से, इसको लॉन्च किया जाएगा सो दैट पूरी धरती पर लो कॉस्ट इंटरनेट मिल सके हर जगह पर, ठीक है। इसको किस ऑर्बिट में भेजा जाएगा? सही जवाब है लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पर जो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है, इट इज सीक्स टू बिल्ड अ 42,000 स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। इसको लॉन्च कौन कर रहा है? स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है जिसके फाउंडर हैं एलॉन मस्क, ठीक है। SpaceX recently sent 60 small satellites into low Earth orbit for building a low cost internet everywhere on the Earth, ठीक है। सो ये बेसिकली इसका प्रोजेक्ट का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका नाम है स्टारलिंक नेटवर्क, और इसमें 60 से भी अधिक सैटेलाइट्स ऊपर जाएंगी जिसमें पूरी धरती पर लो कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये एक प्राइवेट एजेंसी है SpaceX, ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, सो इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, NASA is using which telescope to conduct wide range of investigations across the field of astronomy and cosmology by using the phenomena of gravitational lensing? यहाँ पे दो सवाल सामने आते हैं। पहला चीज़ तो ये कि ये जो सवाल ऑलरेडी आपके सामने है कि ये कौन सा टेलीस्कोप इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग आखिरकार क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नासा जो टेलीस्कोप यूज़ कर रहा है टू कॉन्डक्ट वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। नासा का लेटेस्ट टेलीस्कोप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। NASA is using the James Webb Space Telescope to conduct wide range of investigations across the fields of astronomy and cosmology. ध्यान रखिएगा, ये स्पेस टेलीस्कोप है, ये दूरबीन जो है इसको स्पेस में ही लगाया गया है, धरती पर नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो वहीं पर से ये फ़ोटोज़ लेती है, वहीं पर से ये फ़ोटोज़ लेकर के धरती पर भेजती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्या है? NASA has announced that they plan to investigate how new stars are born. For this, they will take the help of a natural phenomena which is known as gravitational lensing. देखिए होता क्या है कि जब आप स्पेस में एक टेलीस्कोप लगा रहे हैं तो स्पेस में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, ठीक है। चीज़ें आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं, वहाँ पर लाइट नहीं होती आपको, सो आपको ये होता है कि आप उसकी फ़ोटोग्राफी कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो ये होनी है कि नए स्टार्स कैसे बॉर्न होते हैं,
ठीक है। सो यहाँ पर नए स्टार्स, हमारा सन भी एक स्टार है, बहुत ही ह्यूज स्टार है, राइट। तो नए स्टार्स कैसे बॉर्न होते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर उनको लाइट चाहिए। इस लाइट को कहाँ से लेकर आएंगे, इसको लेकर आएंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के फिनोमेना से। ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता क्या है, ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है विच अकर्स व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर सच एज अ मैसिव गैलेक्सी और अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी होती है या फिर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करते हैं, उससे क्या होता है कि वहाँ से लाइट क्रिएट होती है। These large celestial objects will magnify the light from distant galaxies that are at or near the peak of star formation. ये जो लाइट पैदा होगी, इस फिनोमेना को कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज से, बड़ी बड़ी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज से लाइट पैदा होती है, इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, क्योंकि ये बेसिकली आपको एक तरीके से लेंस दे रहा है टू लुक एट द स्पेस। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से जो गैलेक्सीज हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आती हैं दैन दे एक्चुअली आर, बिकॉज दे हैव बीन हाईली मैग्नीफाइड अप टू 50 टाइम्स। ठीक है, तो गैलेक्सीज बहुत ब्राइट नज़र आती हैं और हेंस यहाँ पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है स्पेस में ही एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी की फील्ड्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है इसको कहा जा रहा है टेम्पलेट्स। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है सवाल कि टेम्पलेट्स नाम का जो प्रोजेक्ट है ये क्या करता है, किसने लॉन्च किया है, एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी। ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी है, ये एक नई ऑब्जर्वेटरी प्लान की जा रही है और जैसा कि इसमें नाम है ईस्ट एशियन, तो आप इजीली बता सकते हैं इसका सही जवाब चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया। सही जवाब है इंडिया, बिकॉज इंडिया यहाँ पे साउथ एशिया में आती है, फॉल करती है, और ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी का इंडिया पार्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन इंडिया यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है कि उसको भी ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी का हिस्सा बनाया जाए, राइट। सो यहाँ पर ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी जो है ये हवाई में ही आएगी। हवाई में कई सारी ऑब्जर्वेटरीज हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी को वेधशाला कह सकते हैं आप, तो ये वेधशाला जो है ये भी हवाई में ही आएगी और इंडिया इज़ इन प्रीलिमिनरी डिस्कशंस टू बी अ पार्ट ऑफ EAO कंसोर्टियम ऑफ 8 कंट्रीज़। कुल मिला के यहाँ पर 8 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से फुल टाइम मेंबर्स केवल 4 हैं, चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, और बाकी 4 मेंबर्स जो हैं वो केवल ऑब्जर्वर्स हैं, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। ऑलराइट, इसका मेन पर्पस क्या है? द EAO इज फॉर्म्ड बाय EACAO, ईस्ट एशियन कोर ऑब्जर्वेटरीज एसोसिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन एस्ट्रोनॉमी विद इन द ईस्ट एशियन रीजन। राइट, सो ये इसका मूल उद्देश्य है यहाँ पर। नेक्स्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़, नेम द वुमेन हु सेट्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट इन हिस्ट्री बाय अ वुमेन। ठीक है, ये न्यूज़ में थी महिला, और ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने सिंगल स्पेस फ्लाइट, लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट पूरी अभी तक इतिहास में कंडक्ट की है। ठीक है, इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। देखिए, इनके द्वारा जो किया गया था उसका रिकॉर्ड है 328 डेज़ का। ठीक है, लेकिन ये महिला के द्वारा लॉन्गेस्ट है। अगर पुरुष के द्वारा देखा जाए तो लॉन्गेस्ट जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 438 डेज़ का है, और ये एक रशियन का है, वैलेरी पॉलियकॉव। ठीक है, तो ये 438 डेज़ का है और ये एक रशियन का है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतने लंबे स्पेस फ्लाइट का फ़ायदा क्या है? अगर हम कोई रिकॉर्ड यहाँ पे बना रहे हैं तो इसका यूटिलाइजेशन क्या है? असल में क्या है कि नासा एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। ठीक है, तो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत ये चेक करना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर, टू बी वेरी पर्टिकुलर फीमेल बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे। बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जहाँ पर नासा प्लान्स टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून। ठीक है, तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम है अंडर विच नासा इज़ प्लानिंग टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून। इसलिए चेक करना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान इतने लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट में रहता है उसकी शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बेसिस पर ये दोबारा से लोगों को स्पेस में भेजेंगे, पर्टिकुलरली मून पे भेजेंगे। ठीक है, सो ये मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का। क्रिस्टीना कोच यहाँ पर वो महिला बनी जिन्होंने रिकॉर्ड सेट किया सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का। Next, astronomers have discovered water in the atmosphere in which exoplanet for the first time with Earth-like temperature that could sustain life. काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है ये। बेसिकली एक Earth-like टेम्परेचर वाला एक्सोप्लैनेट है, ठीक है, जहाँ पर पहली बार पानी डिस्कवर किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है K2-18a।
ठीक है, यहाँ पर आई एम सॉरी, मुझसे भी गलती हो गई, ये मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा। K2-18b के नाम से है ये 18a थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। असल में क्या है कि यहाँ पर जो एक्सोप्लैनेट है वो K2-18b है और जो डॉर्फ स्टार है उसका नाम K2-18 है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड वाटर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एन एक्सोप्लैनेट K2-18b ऑर्बिटिंग अ डिस्टेंट डॉर्फ स्टार K2-18 आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, K2-18b 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ और इसको सुपर अर्थ भी कहा जाता है। सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट्स विद मासेस बिटवीन दोज ऑफ अर्थ एंड नेपच्यून उनको कहा जाता है, जिनका मास अर्थ और नेपच्यून के बीच में हो उनको सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। K2-18b पर्टिकुलरली 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ है। यहाँ पर जो रिजल्ट आया है पहली बार उसमें यह है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, साथ में सिग्नेचर ऑफ वाटर वेपर, जिसकी वजह से ये डिस्कवरी जो है काफ़ी खास है। नेक्स्ट, बेटलग्यूज is a red supergiant star in which of the following constellation? बेटलग्यूज के नाम से एक रेड सुपर जायंट स्टार पाया गया है। ये कौन सी कॉन्स्टेलेशन में है? उर्सा मेजर, लायरा, स्कॉर्पियस, ओरियन। सही जवाब है ओरियन। ओरियन कॉन्स्टेलेशन में ये पाया गया है। ये यूरोप की स्पेस एजेंसी यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस वेरी लार्ज टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स हैव नोटिस्ड अनप्रेसिडेंटेड डिमिंग एंड चेंज इन द शेप ऑफ दिस स्टार। ठीक है, इसमें देखिए खास बात क्या है, ये न्यूज़ में क्यों था। ये एक रेड सुपर जायंट स्टार है। सुपर जायंट यानी कि ये सन से भी 20 गुना बड़ा स्टार है और ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन में पाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो बेटलग्यूज है ये पूरे के पूरे नाइट स्काई में 10th ब्राइटेस्ट स्टार है एंड आफ्टर राइगल द सेकेंड ब्राइटेस्ट इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरियन। तो पूरे के पूरे नाइट स्काई में 10th ब्राइटेस्ट है और ओरियन में सेकेंड ब्राइटेस्ट है। हुआ क्या था कि अक्टूबर 2019 में ये डिम होना स्टार्ट हो गया था, इसकी रोशनी कम होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मिड फरवरी 2020 से उसके बाद इसकी ब्राइटनेस और कम हो गई। ठीक है, इट्स ब्राइटनेस हैड ड्रॉप्ड बाय अ फैक्टर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3, लेकिन 22 फरवरी 2020 के बाद बेटलग्यूज स्टॉप डिमिंग एंड स्टार्टेड टू ब्राइटन अगेन, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा। तो अभी तक तो ये डिम हो रहा था लेकिन सडनली ब्राइटन होने लगा है, जिसकी वजह से ये सडनली न्यूज़ में आ चुका था कि 22 फरवरी के बाद सडनली इसमें एकदम से आपको ब्राइटनिंग देखने को मिली थी। राइट, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। इस वीडियो में कई सारे हमने ऐसे फैक्ट्स डिस्कस किए जो थोड़े हटके थे, थोड़े से मुश्किल भी है मैं मानता हूँ एज़ कम्पेयर टू जो हमने इसरो वाली वीडियो में डिस्कस किए, बट प्लीज़ ज़्यादा समय नहीं लिया आपका मैंने, जल्दी से आप इस वीडियो को भी देख लें और कोशिश करिए कि वीडियो को स्किप ना करें। ऑलराइट, सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।